नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि में धामी ने धमाल मचा रखा है यूसीसी को लेकर के। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर आदमी को बराबर का हक। आदमी को तो था ही, लेकिन बीच में लोग कहते थे कि महिला पुरुष में मतभेद है, बेटी बेटियों में मतभेद है, भेद है, तो सबको समान अधिकार मिले। उसको लेकर के धामी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी। कमेटी बनी, कमेटी ने अपना पूरा मजमून बना के पेश किया। आज अभी कैबिनेट में बात रखी गई, चर्चा हुई, अभी कैबिनेट खत्म हुई है और कैबिनेट खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा, दरअसल सत्र आहूत है तो ब्रीफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र में जो सेशन बुलाया गया है उसमें ये जो मजमून या जो समिति ने यूसीसी का पूरा 4 चरणों में कह लीजिए या 4 खंडों में 740 पृष्ठ का विवरण एकत्रित किया और मुख्यमंत्री को दिया है, उसे सत्र में रखा जाएगा और सत्र में रखा जाएगा तो चर्चा भी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि एक कैबिनेट और इस पे होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय कितना जरूरी है या इस देश के लिए कितना जरूरी है, हम इस पे ही चर्चा करेंगे। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमाशी सोनिया जी हमारे साथ। उमा जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रवि शरण जी हमारे साथ है। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यवीर जी, यूसीसी के लेकर के पूरा देश इंतजार कर रहा है और उसमें बाजी उत्तराखंड मार रहा है। पूरी समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है, आज कैबिनेट भी हुई और कैबिनेट में भी आपने को मैं दिखाता हूं, मुख्यमंत्री अभी तुरंत कैबिनेट से बाहर निकले हैं और निकलने के बाद पत्रकारों से उन्होंने 2 शब्दों में कहा इस सत्र के दौरान इसे वहां पेश किया जाएगा और उसके पहले एक कैबिनेट इस पे। और इसका मतलब माना जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है उस पे कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है। कैसे देखते हैं आप? संजय जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज पूरे भारत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। हमारी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता और जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का बृहत प्रयास किया है। और आज जो भी बहुत आपको दिख रही है कि हमारे अन्य कई राज्यों में सरकारें हैं और गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत में लाने का जो हमारी 2 बार की सरकारें आई है वो आदरणीय हम सभी के कार्यकर्ताओं के श्री आडवाणी जी है, लाल कृष्ण आडवाणी थी, उनको आज भारत रत्न देने के लिए आज घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद जाके उनके आवास पर जाकर भेंट किए हैं। तो मैं आपके वीआईपी चैनल के माध्यम से आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और ये पार्टी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पार्टी के जिन्होंने की पार्टी को इतना प्रमुख स्तर पर ले जाया है कि उनको इससे नवाजा जा रहा है। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये अवसर हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचा। बात है कि आपने कहा कि उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी के लिए पहल करी, उस पर कमेटी ने अपना काम किया और उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर दिया है। उत्तराखंड की दृष्टि से देखा भी जाए कि जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, चाहे हमारे जो राज्य भी है, पठार भी हमारे पास, पहाड़ भी है और यहाँ पे जिस प्रकार कई प्रकार की जो घटनाएं देखने को आ रही थी, उत्तराखंड उसके बहुत ही गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। आगे ना बढ़ ये गंभीर परिणाम और देखने को ना मिले राज्य को, मुख्यमंत्री जी ने उस पर पहल करी है। उस पर कुछ ही दिनों में सारा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी गहनता से काम किया होगा, जिस प्रकार से उस कमेटी की जो मेंबर भी थी, जो हेड ऑफ द जो उसको गाइड कर रही थी, वो रंजना देसाई जो जस्टिस थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के पक्ष को भी रखा होगा और जो उत्तराखंड की जो दृष्टि से उन्होंने कई सारी बैठकें करी, सभी समाज के साथ बैठकें करी
कि भाई किसकी क्या आवश्यकताएं हैं और जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, या जिससे कि उत्तराखंड को आने वाले समय में फेस ना करना पड़े कि भाई इसके नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया आज मुख्यमंत्री के द्वारा। आने वाले समय में इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और ये राजनीतिक विषय से उठ के मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया है। मुझे लगता है कि उनके द्वारा जो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया, बहुत ही शानदार परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल की तरफ से माननीय आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन 10 वर्ष लग गए, 10 वर्ष से आप सत्ता में हैं, 10 वर्ष आपको ये सोचने में लग गया कि आडवाणी जी को इतना बड़ा सम्मान दिया जाए, और वो भी चुनाव के पहले। मैं लौटूंगा आपसे, क्योंकि ये जिक्र आपने किया है तो जवाब भी आपसे चाहिए। बीच में कितने लोगों को दिया गया और आडवाणी जी को वेटिंग इन दिस सम्मान ऐसे भी आपने रखा। उमा जी, विषय आडवाणी जी का तो है, महत्वपूर्ण है, आप लोग भी बधाई दे रहे हैं, अच्छा है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड का चुनाव विधानसभा का हो रहा था तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि यूसीसी तत्काल आएगा, और वह तत्काल उन्होंने कमेटी भी बनाई और कमेटी के द्वारा बातें सामने लाई भी गई। और फिर चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव है, और उस लोकसभा चुनाव के पहले फिर से तेजी आई है। तो किस नजर से आप लोग देखते हैं इसको? देखिए, यूसीसी बीजेपी के एजेंडे में था, ये हमेशा से पता है। उन्होंने कहा भी था कि हमें पहले कैबिनेट बैठक में यूसीसी लेकर आएंगे, तो जो उन्होंने किया भी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ यूसीसी ही आपके घोषणा पत्र में था? आपने तो ये कहा था कि हम 100 दिन के अंदर यहाँ पर लोकायुक्त लागू करेंगे, वो लोकायुक्त आज तक लागू नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हमारे हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था कि राजस्व पुलिस को खत्म करके लोकल पुलिस थाने, जो नॉर्मल पुलिस होती है, वो पूरे उत्तराखंड में थाने खोले जाए। उसमें एक कदम भी सरकार की तरफ से नहीं बढ़ा है। गैरसैंण राजधानी मुद्दा, हमारे यहाँ 3 राजधानियां बनने के लिए तैयार है और आज तक हमारे पास स्थायी राजधानी नहीं है। क्या ये सरकार का मुद्दा नहीं था? खैर, तमाम मुद्दे सरकार के थे, लेकिन सरकार को लगता है कि वो सारे मुद्दे बहुत छोटे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा, पुलिस के थाने खोलना बहुत छोटा मुद्दा है, उन सब मुद्दों को आप बाद में कर सकते हैं। यूसीसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, चलिए हम यूसीसी पर बात करते हैं। सरकार ने कहा उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, हमने मान लिया उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। मेरा प्रश्न छोटा सा ये है कि उत्तराखंड का निवासी कौन है? क्या वो 1950 से रहने वाला व्यक्ति उसके ऊपर लागू होगा, या 6 महीने पहले जो व्यक्ति धामपुर से, बिजनौर से यहाँ आया है, क्या वो उसके ऊपर लागू होगा? उत्तराखंड का नागरिक कौन, ये कौन बताएगा कि यूसीसी इस बंदे पर लागू होगा और इस पर नहीं हो पाएगा? दूसरा, यूसीसी के ड्राफ्ट में हमारी कुछ जनजातियों को छोड़ दिया गया है, जहां पर बहुपति विवाह की जो प्रथा है, उन्हें कहा गया कि ये जनजातियां हैं, इनके ऊपर यह लागू नहीं होगा। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बात का? एक छोटा सा ड्राफ्ट तो आया नहीं, तो आपने ये हमें कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कर सकते हो कि ये चीजें आ गई, ये नहीं आ गई और इसका परिणाम ये होगा? आपने बताया कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। पहले प्रश्न का आंसर मेरे सत्यजीत भाई अभी देंगे कि यूसीसी कैसे इस पर लागू होगा। तीसरा, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे लगता है कि भैया इसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। एक व्यक्ति उत्तराखंड में रहता है, वो यहाँ से केरल चला जाता है और वहां पर शादी करता है और शादी करके अपनी पत्नी को वहीं छोड़ देता है। उसके बाद आकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ या पहली पत्नी के साथ वो उत्तराखंड में रहता है, क्या उसके ऊपर यूसीसी लागू होगा? क्या उसको आप बहु विवाह से रोक पाएंगे? कहते हैं मैं तो उत्तराखंड में शादी नहीं की है, मैं तो शादी केरल में जाके की है। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। ये सिर्फ आपने उत्तराखंड को एक गिनी पिग बना लिया है। आपने यूसीसी उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में लागू किया, उसके बाद आप रिएक्शन देखना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या रिएक्शन इसका आता है? अगर रिएक्शन आ गया बहुत हार्श, तो यूसीसी को खत्म कर दिया जाएगा या उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बहुत से बिंदु तो ऐसे हैं उमा जी जिसका हमें मतलब स्वागत भी करना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। स्त्री पुरुष, बेटा बेटी के बीच का जो भेदभाव है वह समाप्त करने की बात की जा रही है। बाल विवाह से मुक्ति की बात की जा रही है। पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी न करने की बात की जा रही है इसी यूसीसी में। तो रवि सर जी, स्वागत होना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल जहाँ तक कहा भी गया कि जहाँ तक यूसीसी की बात है, उसमें कई सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के हिसाब से हम इस पे काम करेंगे। लेकिन सरकार ने खुद कहा है
कि अभी इसको कानूनी रूप से वैलिडेट कराने की जरूरत है, क्योंकि आर्टिकल 44 बीच में आता है। ये मैंने पिछले चुनाव के समय भी ये हुआ था कि ड्राफ्ट दिया जा रहा है, ब्रीफिंग भी की गई थी, तब भी मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे कानून हैं जिसको वेरीफाई कराना होगा। राज्य सिर्फ कानून बना के नागरिकों के अधिकार जो हमारे संविधान में है उसको बाइफरकेट नहीं कर सकता। प्रयास किया गया है, सराहनीय है, पर ये प्रयास कैसे किया जा रहा है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत से कानून जो ये लाएंगे, जब बहुत से प्रावधान जो ये लाएंगे, वो कानूनों में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 32 तक बहुत से ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें उनको वैलिडेट कराना पड़ेगा, उन कानूनों का मतलब उन कानूनों को वैधानिक रूप देना पड़ेगा। वो सब किस तरह से होता है, क्या सरकार उतने लंबे आगे आने वाले प्रोसेस के लिए एक कदम बढ़ा रही है, या फिर पिछले चुनाव के समय इसको सबमिट कर दिया गया था, एक ब्रीफिंग दी गई थी, फिर चुनाव आ रहे हैं, एक ब्रीफिंग देके किया जा रहा है। अभी ये था कि 5 तारीख को हम जो है इसके लिए सेशन बुलाएंगे। आज के दिन जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि साहब अभी एक और बैठक होगी, तो देखते हैं ये किस तरह से आगे बढ़ता है। निश्चित सी बात है, जहां तक उत्तराखंड के जनता के लिए अगर कुछ अच्छा होता है, अगर महिलाओं को अधिकार बढ़ाए जाते हैं और समानता की बात की जाती है, तो वो कोई भी कर रहा है उसका स्वागत होना ही होना चाहिए। लेकिन जो देखने वाली बात है अभी सरकार के लिए, क्योंकि चैलेंजेस हैं, सरकार ने कहा अभी पिछली बार कि साहब हमने 3.5 लाख करोड़ का एक बिजनेस मीट में एक करार किया। उन 3.5 लाख करोड़ के करारों के लिए जो जमीन चाहिए, उत्तराखंड में एक पूरा आंदोलन हो गया। और वो आंदोलन वो हुआ जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिस लेवल पे वो मैदान में हुआ उसमें, और वो आप देखिए क्योंकि सरकार उसमें पैरेलल खड़ी दिखाई दी विरोध में। सरकार उसी दिन रैली कर रही थी जिस दिन आम उत्तराखंड का मानस उस दिन अपने उत्तराखंड के अधिकार के लिए, जमीनों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। ये बड़ी पेशोपस की स्थिति है कि इसका क्या रिफ्लेक्शन जाएगा। वो कानून एक अलग विषय है। जो उत्तराखंड के निवासी हैं, जिस दिन राज्य बना, जिस दिन 9 नवंबर को राज्य बना, उसी दिन से उनकी पहली प्राथमिकता रही होगी, उनकी मांग रही होगी कि हमारा अपना राज्य मिला है तो हमारा अपना कानून हो, अपना वो कानून हो। और उस चीज को कोई भी सरकार होगी उसके लिए मानना न मानना वो समय काल परिस्थिति और उसकी भौगोलिक स्थिति और वहां का जो समीकरण है उस पर डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं ना साहब कि उन्होंने कहा कि इसी प्रारूप में भू कानून आना चाहिए और मुख्यमंत्री कह दे कि भैया हमारे डेवलपमेंट होगा नहीं होगा सब छोड़ देते हैं, आपका कानून मान ले। ये तो नहीं है। उन्होंने कहा कि एक भू कानून, हम मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन उस चीज को हम जोड़ तो नहीं सकते ना यूसीसी से। चलिए, हमारी भावना को आपने शब्द दे दिया, आपके लिए धन्यवाद। मैं यही कह रहा हूँ, आपने खुद कहा कि भू कानून की मांग तब से हुई है जब से उत्तराखंड आजाद हुआ है, और यूसीसी अब एक नई चीज आई है। तो जिस चीज को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है वो जनता की मांग है, और एक नया चीज जिससे हो सकता है जनता का भला हो, मेरा कोई एतराज नहीं है, वो लाया जा रहा है। मेरा यही कहना है कि सरकार ने होगा। सर यूसीसी से जनता का भला नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि जनता एक मांग रख रही है शुरुआत से, उस पे अभी कोई फॉर्मेडेबल डिसीजन नहीं हुआ, न कांग्रेस ने किया न भाजपा ने किया। भाजपा ने एक नई बात रखी कि साहब उसको अभी ठंडे बस्ते में रहने देते हैं और हम इस तरह से आपका विकास करेंगे, हम इस तरह से आपका विकास करेंगे, ये हमारा प्रारूप है, हम इसमें एक प्रश्न हमारा निष्पक्ष रूप से, और निष्पक्ष रूप से मैं जवाब भी चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री होते, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना है, उसके लिए लैंड देना है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, और दूसरी तरफ आप कह दें कि हम किसी को भूत देंगे ही नहीं। ये दोनों चीज कैंडिडेट नहीं हो गए, आप कैसे कर पाओगे, डेवलपमेंट कैसे करोगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार तो मुख्यमंत्री की स्थिति को समझिए। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि उसको ठंडे बस्ते में मत डालिए, समाधान के लिए बढ़िए। समाधान के लिए बढ़ने की जगह हो क्या रहा है कि आप सीधे पब्लिक कंट्रडिक्शन पे जा रहे हैं। पब्लिक कंट्रडिक्शन से क्या हो रहा है कि जो व्यापारी ये सोच रहा है कि हम तो वहां पे लगाएंगे, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे लिए कानून एक बात है, विकास दूसरी बात है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ।
वो भी जरूरी है। बिल्कुल आगे कैसे बढ़ेगा वो भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम कैसे पलायन को रोकेंगे। हम कैसे, जो अभी उन्होंने कहा भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव ने कि हमारे जो पठारी एरिया है और वो है, वहां पे दूसरे तरह के लोग बस रहे हैं और वहां पे कुछ भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आ रहा है, आप अपनी जनता को वहां कैसे रोकेंगे? इस सवाल का जवाब तो आप ही को देना है। क्या लगता है कि जो हम यूसीसी ला रहे हैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं? चाहे हो सकता है चुनाव के मद्देनजर, भाई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए तो करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों को सामने रख करके, जैसे उमा जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि कोई यहाँ का आदमी केरल चला जाए और वहां शादी करके फिर यहाँ आए तो क्या उसके लिए ये कानून लागू होगा कि नहीं, कुछ ऐसे बिंदु हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसे लोगों को यहाँ बैठा के, जो यहाँ के चीजों को समझते हो, उनसे राय लेनी चाहिए थी? चौहान साहब। संजय जी, पहले तो मैं आपके जो आपने प्रश्न पहले वक्तव्य में पूछा था कि भाई भारत रत्न में देरी नहीं हो गई है तो मैं उससे पहले कहना चाहूंगा जी, मुझे लगता है कि ये सही समय पे उनको दिया गया है। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया, नानाजी देशमुख जी को दिया गया, पन्ना डे जी को दिया गया, और आपके पूर्व राष्ट्रपति जो स्वर्गीय हो चुके हैं प्रणब मुखर्जी को दिया गया। और आपने देखा भी जब प्रणब मुखर्जी को दिया जा रहा था तो कितना विरोध झेला। उन सब चीजों से बहुत परे हैं। देखते हैं कि जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में या अन्य तरीके से भारत की सेवा में उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व दिया है। सर, आप अपने नाम के मुताबिक एकदम सत्य बोलिएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पे थी। इसी लाल कृष्ण आडवाणी की मेहनत की वजह से जब उन्होंने अयोध्या आंदोलन शुरू किया था तो आप 303 पहुंचे सर। और उनके लिए अगर भारत रत्न 10 साल बाद दिया जाए तो फिर साहब तो प्रश्न बनता है ना। संजय जी, मैं इन शब्दों में कहना चाहूंगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने, मैंने आपको पहले वक्तव्य में ही कहा, जो आज की जो पौध खड़ी है उन्हीं के विचारों पे, उन्हीं के आदर्शों पे और उन्हीं के परिश्रम के बल पर है कि हम अनेक राज्यों में सत्ता में हैं। एक समय में 19 राज्यों में थे और हम 2 से 302 पे पहुंचे हैं। और आप एक बार भी देख लीजिए कि आडवाणी जी के हमने कभी भी उनके लिए किसी चीज में कभी कोई कमी की हो, आज भी उनके पाथे पे चल रहे हैं जो रास्ता उन्होंने दिखाया है। अब बात आती है कि एक बात आई यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, तो बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में वो काम हुए हैं जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं थे, जो हमने 2022 के चुनाव में रखे थे। ना हमने धर्मांतरण कानून का विषय रखा था, हमारे सामने ये समस्या आई, हमने उसको एड्रेस किया, लोगों के सामने रखा, लोगों ने उसको स्वीकारा। और यहाँ की एक जो हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, हमने कहीं उस पर डिबेट करी, हमको घेरने का प्रयास किया, मगर हमने कहा कि हम सही समय पे सही निर्णय लेंगे। और आज आप देख लीजिए नकल विरोधी कानून बनता है। उसके बाद भी जब यूकेएसएससी में जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा हो चुका था, उसके बाद हमने सोचा लोक सेवा आयोग में भेजते हैं। वहां पर भी देखा, वहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां देखने को मिली। पहला जो कैलेंडर निकाला हमने, जो पूरे साल भर का कैलेंडर निकाला, उसमें 12 फरवरी को उसके अनुसार 12 जनवरी को उसके अनुसार एग्जाम होता है, पटवारी का तो लीक हो जाता है रूटीन में, वो लोक सेवा आयोग करवाता है। उसके बाद जब नकल विरोधी कानून आता है तो मुझे कहते हुए संतोष होता है वीआईपी चैनल पर बैठकर कि उसके बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई है, विद इन अ मंथ परीक्षा हुई है, विद इन अ मंथ उसका रिजल्ट आया, विद इन अ मंथ उसकी नियुक्तियां हुई है। और उसके बाद एक भी इस प्रकार से आपको देखने को नहीं मिला होगा कि कोई किसी भी परीक्षा में लीक देखने को मिला। आज ये भी कहते हुए संतोष होता है कि राज्य गठन होने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक साल में इतनी नियुक्तियां हो गई और इतनी पारदर्शिता के साथ हो रही है। अभी तक कुल मिला के मैं डेटा आपको बता दूं, सरकारी आंकड़ों का 25,000 से अधिक नौकरियां हम दे चुके हैं। किसी भी सरकार का ये कार्यकाल का डेटा उठा के आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और आगे तो कंफ्यूज करता हूँ इसको। दूसरा, अभी महिलाओं के विषय पे आया तो मैं उत्तराखंड में कई महिलाओं के लिए कीर्तिमान काम किया है। सबसे पहले हमने इस विधानसभा में पहली बार किसी विधानसभा को करती हुई एक सैनिक उतरी है। और उसके बाद आप देख लीजिए अभी 2-3 दिन ही हमें कुल हुए हैं कि इस प्रदेश को पहली बार कोई चीफ सेक्रेटरी महिला ही मिली है। और आप ये देख लीजिए कि भाई इस प्रदेश में जो क्षैतिज आरक्षण था, उस आरक्षण की भी करी है। और यही नहीं, मैं आपको एक प्रश्न जरा जोड़ देता हूँ। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का वृक्ष तैयार हो गया, बीज पड़ा होगा। 23 वर्ष हुए इस राज्य बने और 10 वर्ष कांग्रेस थी, उससे ज्यादा आप सत्ता पे रहे। उस बड़े वृक्ष को क्या किसको दोषी दिया जाए? मैं संजय जी आप पे पूरा दोष खाली उनको दे दिया जाए
जो 10 साल थे, थोड़ा बहुत आप भी लोगे। संजय जी, आपको ये बता दूं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है या जो हमारी कानून की जो पहली सीढ़ी है वो हमारी पुलिस व्यवस्था होती है। आप देख लीजिए हरीश रावत के कालखंड में दरोगा भर्ती में कितनी गड़बड़ियां हुई। आज 20 से अधिक दरोगा को सस्पेंड किया गया है। यही नहीं, आज आप ये नहीं कह सकते कि भाई छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, मगरमच्छों तक पकड़ा गया। आईएएस ऑफिसर से लेके आईपीएस ऑफिसर से लेके आईएफएस ऑफिसर से लेके बाबू तक आज जेल के अंदर है। 100 से अधिक ऐसे अपराधी जेल के अंदर है। इनके लिए साहस चाहिए होता है, बहुत बल चाहिए होता है, आत्मबल लाना पड़ता है इन सब के लिए। ये सब कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन एनएच घोटाले की उन्होंने बात की थी, एनएच 74 की। उन्होंने जिस अधिकारी को पकड़ा, आज वो अधिकारी मलाईदार पद पे है साहब। मैं संजय जी आपको बताना चाहता हूँ, जब आपने एनएच की बात करी है, उस एनएच में 17 करोड़ की रिकवरी हमारी सरकार ने की है। जो कांग्रेस के जो मंत्री था वो आपके यहाँ भी रहा, फिर वापस कांग्रेस में गया, आप कार्रवाई तो नहीं कर पाए। मेरे पूरा सुन लीजिए, 17 करोड़ की रिकवरी हमारी सरकार ने उसमें करी। 50 लाख जो कांग्रेस ने अपने खाते में जमा करवाया था, वो कांग्रेस से हमने विड्रॉ करवाया। वो हमने तमाम लगातार वो काम चल रहा है। एक विषय और आया कि हम यूसीसी को लेके और भू कानून से लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार में है और बहुत संवेदनशील होकर और गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम वो नहीं है कि भाई अपने जो काम है उनको प्रदर्शित करने के लिए हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाए। हम लगातार काम किस लेके आगे बढ़ रहे हैं। भू कानून के लिए मैं आपकी डिबेट में ही बैठा था, ये हम लगातार उसके लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है, उस पर काम चल रहा है। और यूसीसी को लेकर कहना चाहता हूँ, यूसीसी में वो लोग थे जो कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं, जिनका पूरा जीवन उसमें चला गया। आप जैसे कि रंजना देसाई, उन्होंने पूरा जीवन उनका कानून व्यवस्था में ही गया है कि लोगों के साथ उनके ऊपर अगर प्रश्न खड़ा करेंगे, प्रश्न इस बात का नहीं हो रहा है। प्रश्न हो रहा है पॉलिटिकल जो मूवमेंट होते हैं, जैसे चुनाव है, मैं उसको गलत नहीं मानता। भले राजनीतिक पार्टियां गलत माने, उसको पॉलिटिकल नजर से देखें। अगर राजनीतिक पार्टी के आप हो तो राजनीति के तहत ही काम करोगे। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं, आपने अभी भू कानून की बात की, मैं तो आज चर्चा में न लाता क्योंकि समय कम होता है। भू कानून की स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे सर, तो निवेशक कैसे आएगा आपके प्रदेश में? पता ही नहीं ना, कैसे आएगा सर? संजय जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल सही। आपने अभी इतना बड़ा सबमिट किया, इतने लोगों को बुलाया, 2.5 का टारगेट था, उससे जो ज्यादा आप लेके गए, और उसके जाते ही भू कानून का जो कह लीजिए कि सैलाब उमड़ा, उस पर अगर स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तो कल कहीं ऐसा तो नहीं, आपको लगता नहीं कि जी संजय जी मैं आपको पहले से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी समिट हुई, जिसकी पूरे भारत में चर्चा है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में इतनी सफल समिट हुई है। और आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की जो भू कानून वाला आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड है, उस सब विषयों पे बात है। उसके बाद भी लगातार निवेशक यहाँ पर हमारी सरकार के साथ जुड़ने को आतुर है। वो इसलिए है कि आज उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से सुचिता के साथ सरकार चल रही है, और हम निवेशकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान हमारी सरकार दे रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उत्तराखंड में मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, सभी भाई सुनिए, एक पत्रकार के नजर से मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो मुख्यमंत्री को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। एक तरफ तो आप निवेशक को बुला रहे हो, दूसरी तरफ भू कानून का नियम बना रहे हो। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है, और यह मुद्दा भाजपा के लिए चाहे कितना अच्छा खराब हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक चैलेंज साबित होने वाला है। एक तरफ निवेशकों को बुलाना, दूसरी तरफ भू कानून का खुल के समर्थन करना। मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। एक राज्य हमारे देश में ऐसा था, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर कश्मीर की लड़की अगर कश्मीर से बाहर शादी कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी कश्मीर की। मगर अगर पाकिस्तान की कोई लड़की कश्मीर के अंदर शादी कर ले तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। जिस दिन ड्राफ्ट आएगा हम सभी के सामने एक खुली किताब होगी, हर कोई उस पर जब तक उसमें नहीं आ जाता कि न्यूज पेपर में क्या छपा है क्या नहीं छपा, सबके अपने अपने आशय है। उमर जी, आप लोगों से भी तो मांगा गया था,
आप लोग भी उस पर इनिशिएटिव ले सकते थे। जो ये महत्वपूर्ण विषय आज आप चैनल पे कह रहे हो, सरकार को दे सकते थे आप। लाखों लोगों ने, आम जन ने अपनी राय दी है, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने क्यों नहीं की? हम लोगों ने जो सरकार की जो वेबसाइट थी उस पे आम आदमी पार्टी ने अपनी राय रखी थी, कुछ 8-10 बिंदु हमने रखे थे। उसमें कितना आप लोगों ने बिंदु उसमें समाहित किया है तो अब जब ड्राफ्ट आएगा पूरी तरह से तब पता चलेगा। लेकिन मैंने जो ये 2 पॉइंट्स रखे हैं कि उत्तराखंड की जनजातियों को इससे बाहर किया गया है, ये मैं अभी एक दूसरे चैनल पर थी, वहां पर एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक एक बैठे हुए थे, उन्होंने वो ड्राफ्ट पढ़ा है, उन्होंने आकर हम लोगों को बताया कि ये 8-10 बिंदु यहाँ है इसमें। तब तो मेरे को पता चला कि कुछ जनजातियों को बाहर रखा गया। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन हमारे सामने भी उपस्थित हो गया कि भाई ये कैसे? कुछ जाति विशेष है, उनको उससे दूर रखने की बात सब सुनने में आ रही है, लेकिन हम लोगों ने भी देखा है, सुना है और अखबारों में भी पढ़ा है, हम लोगों ने भी बताया। लेकिन जब तक ड्राफ्ट एक मूर्त रूप न ले ले, पटल पे न आ जाए, हमारे हाथ में न आ जाए, तब तक हम ये कहें कि उसमें ये विरोध है, ये सत्यता है। और एक चीज आप मान के चलिए कि ड्राफ्ट अगर आएगा तो भाई सरकार है, सत्ता है, हो सकता है चुनाव के मद्देनजर इसमें जल्दबाजी कर रही हो, लेकिन जिस दिन ये पास करेंगे तो बड़ी मजबूती से पास करेंगे, क्योंकि ये हल्का काम नहीं है। यूसीसी जिस दिन पास होगा वो बड़ी मजबूती से पास होगा। मैम, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी श्रीवास्तव जी, कानून हमारे देश में ऑलरेडी बहुत बने हुए हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या सरकार इतनी चेतना समाज में पैदा कर पाई है कि उस कानूनों का अमल हो रहा है? हमारे यहाँ हिंदू कानून में है कि बच्चियों को, महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति से अधिकार मिलेगा। ये कानून बहुत पुराना है, लेकिन क्या ये कानून आज भी समाज में लागू होता है या नहीं होता है? कितनी परिवार की बेटियों को कानून मिलता है? हर बेटी झगड़ा करने नहीं जाती है कोर्ट में। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं झगड़ा करने नहीं जा रही हूँ कोर्ट में, लेकिन क्या हमारा समाज इतना जागरूक है? और ये जागरूकता तब आएगी जब वाकई में धरातल पर महिलाओं की मजबूती के लिए काम होगा, जब हमारी शिक्षा नीति उस तरह से होगी कि जब महिलाएं पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर पहुंचेंगी, खुद उनका दिमाग खुला होगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माओ से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने बेटों को समझाएं कि कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाता है। नहीं, इस राज्य में तो आप कह सकते हैं मैडम, क्योंकि मात्र शक्तियों के बल पे इस राज्य में का निर्माण हुआ और मात्र शक्तियों का सम्मान इस राज्य में हो रहा है। उन्होंने सही कहा कि चीफ सेक्रेटरी भी पहली बार अगर बनी है तो एक मात्र शक्ति बनी है, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। भाजपा की तरफ बुराइयां तो कुछ अच्छाइयां तो है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ लेकिन सरकार को ग्राउंड लेवल पर हमारे सामाजिक जो लोग हैं उन लोगों को ग्राउंड लेवल पर इसका जवाब दे देते हैं। रवि सर जी, ये तो दशकों से चली आ रही है कि स्त्री को पुरुष से ज्यादा स्थान नहीं दिया जाना, बहनों का भाई के हक पे अधिकार न पाना या न मांगना। तो क्या आपको लगता है कि यूसीसी आते ही बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और स्त्री पुरुष एक साथ आ जाएंगे, समान अधिकार मिल जाएगा? एक बाप के एक बेटा एक बेटी है तो आधा बेटा को आधा बेटी को मिल जाएगा। क्या लगता है ये तत्काल जैसे यूसीसी आएगा तो उसका फायदा मिल जाएगा? देखिए, दशकों नहीं, ये सदियों से होता है, ठीक है। दूसरी बात, यूसीसी लाके एक प्रयास सरकार, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी। नहीं तो पहले भी रहा है, मैं यही कह रहा हूँ, यूसीसी लाके उसको स्ट्रेंथन करने का मतलब उसको और मजबूती देने का प्रयास कर रही है, पर उसमें समय लगे। पर जो परिलक्षित होता है वो ऐसा नहीं है, इस वजह से सवाल उठते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि महिला पहलवान वहां बैठी थी और आपके सांसद को आपने किस तरह से बचाया, तो सवाल उठता है। सवाल आपकी नियत पे यूसीसी को लेकर नहीं उठ रहा है, आपके क्रियान्वयन को लेकर उठ रहा है कि आप किस तरह से काम करते हैं। ये तो दिख रहा है यूसीसी में कि आप कुछ चीजों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि आपने एक सेक्रेटरी जो है महिला बना दी, ठीक है, ये बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। पर ये भी तो जनता ने देखा ना कि किस तरह से आपके एक सांसद को बचाने के लिए आपने उस पे से एक दफा जिसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, कितने दबाव के अंदर हटवाया और उसके बाद किस तरह से उनको मतलब किस लेवल पे छोड़ा। ये चीजें जरूर दिख रही है। बताओ सर, एक चीज बताओ, ये आश्रम खोल के बैठे हैं, धर्म गुरु हैं, राजनीतिक पार्टी राजनीतिक काम नहीं करेंगी। यही तो अक्सर मैं यही कह रहा हूँ कि धर्मशाला खोल के थोड़ी बैठे आओ जो चाहो लेके जाओ, जो चाहो पाओ, हमारा शोषण करो। ये पॉलिटिकल पार्टी है और राजनीतिक दृष्टि से कोई भी काम करे।
मैं फिर आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे मन के शब्दों को रखा। मैं यही कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और आपको इस बात का एडवांटेज है, अच्छाई है कि आप कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं, पर आपने जिस तरह से चीजों को किया है उससे पब्लिक के मन में शंका है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने किया है वो कहीं सही नहीं लेता। यही कह रहा हूं। पूछ लेते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब, काम अच्छा कर रहे हैं, देखने में अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? संजय जी, दृष्टि सबकी अलग अलग है। जो जिस दृष्टि से देखना चाहे। अभी राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी देखा कितने लोगों ने विरोध किया उसका, और उसके बाद आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से राम भाव में कई जो इंडी गठबंधन था किस प्रकार से वो बिखराव होता गया, बंगाल से लेके केरल के बिहार होते हुए पंजाब तक सबने देखा है। अब वही मैंने कहा कि दृष्टि का सबका खेल है। अब बात आती है केंद्रित ये केंद्रित पूरा का पूरा महिला पे केंद्रित हो गया है ये डिबेट। तो बताना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 26 ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए फोकस करके बनाई गई है। चाहे आपको उसके चूल्हे से लेके चाहे उसके चाहे उसकी उड़ान तक। चूल्हे के लिए इसलिए कहता हूँ कि उनकी जो क्योंकि पाकशाला का जितना भी काम होती है महिलाओं की खासकर उनकी जिम्मे होता है। और आज की डेट में तो हमारी महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई है। आपको ये बताना, चूल्हे से बात करता हूं तो हवाई सफर तक क्यों करता हूं। हमारी जो पूरे विश्व की अगर आप महिला पायलट का अगर दायरा भी उठा लेंगे तो केवल वहां 8% के लगभग है, और भारत के अंदर देखेंगे अगर विश्व लेवल तक 15% के अंदर है। और सेना में अगर परमानेंट कमीशन देने का काम भी दिया गया तो हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। और यही नहीं, मैं सब पे आ रहा हूँ। महिलाओं में जब बात आती है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को कैबिनेट में दिया है, सबसे ज्यादा सीटें दी है। और सांसद की जो बात करी इन्होंने, हमने आप ये देखिए कि हम उसके बाद कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, FIR से लेके तमाम वो सब चीजें हुई है, गए कोर्ट के अंदर गए, उसके बाद उनके जो अदालती कार्रवाई है, इसलिए अदालती कार्रवाई किसी भी प्रकार एक मिनट मैं मुझे कंप्लीट कर लीजिए। मैं कहने का ये है कि हमने अगर कानूनी अदालतों में किसी प्रकार की अड़चन डालने का काम किया हो किसी भी नेता ने तो आप बता दीजिए। किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर आरोप लगा के भाग जाना, ये सबसे बड़ा मैंने आज की डेट में देखा है। इस प्रकार की एक गैंग पूरे भारत में इस समय घूम रही है। आपने खुद देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी जब सदन के अंदर से उनके ऊपर आरोप लगाए गए तो उन्होंने कहा था कि इस पहली बार आज उसने एक मिनट कंप्लीट कर देता हूँ। आडवाणी आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यही वो आडवाणी जी थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था इस संसद की चौखट में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाता। और वो सारे के सारे कोर्ट के अंदर सारे आरोप धूमिल साबित हुए। आज की डेट में भी वही फिर से चक्रव्यूह रचा जा रहा है। मगर हम फिर बात बताना चाहता हूँ, आज की जो जनता है वो बहुत समझदार है, वो सब समझती है क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। ठीक उमा जी, देखिए चौहान साहब का कहना सही है कि जो भी चीज किया जाता है दृष्टि जैसी दृष्टि होती है आदमी के देखने का नजरिया अलग होता है। क्योंकि समय कम है, हम वाइंड अप करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि सारी चीजें सही हैं, आप लोगों का नजरिया गलत है? देखिए यूसीसी का अभी पूरा प्रावधान जब आएंगे तो हम उस पर और अच्छे से उस पर बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ जो बिंदु है, जो मेरा एक प्रश्न था उनका आंसर नहीं दिया सत्यवीर भाई साहब ने। मैंने पूछा जो यूसीसी उत्तराखंड में किसके ऊपर लागू होगा, हमारे नागरिक कौन है, पहले मूल निवासी बता दीजिए कि कौन यहाँ का निवासी है जिसके ऊपर आप लागू करोगे। उमा जी का जो प्रश्न है ये जायज है? मैंने इसी के रेफरेंस में भूकानून का मामला उठाया था कि 1950 मानेंगे या 20 साल वाला अस्थायी निवास मानेंगे। ये क्लियर होना। खत्म करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो ये बात कहते हैं ना कि हमने ये किया हमने वो किया, साहब हमने भी देखा है दिल्ली विधानसभा में आपके आज के दिल्ली के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या क्या कहा था किसके बारे में, और ये दिल्ली विधानसभा में रिकॉर्डेड है। संजय जी, मैं इसके साथ खत्म करना चाहता हूँ। जब ये यूसीसी की बात आ जाती है कि भाई चेंजेस ऑफ लॉ हो रहे हैं तो केशवानंद भारती केसेस, मुझे केरल की जब बात आती है तो केरल की बात याद आती है। केशवानंद भारती थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, वो कहते हैं, उन्होंने कहा है जबकि संविधान में लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज, मतलब प्रेमबल हमारे कभी चेंज हो सकते हैं। अगर सुनो यूसीसी का इतना हल्का नहीं है जिसपे हम लोग
एक ही दिन में निर्णय कर लें कि उसमें क्या है। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई भी निर्णय करेगी तो इतने हल्के में नहीं करेगी, बट नेचुरल है कि मजबूती के साथ करेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ चुनावी फायदा लेने के लिए चुनाव पूर्व जल्दबाजी में उसका ऐलान कर दिया जाए, लेकिन इसका जो मसौदा तैयार होगा, जो मजमून होंगे, वो हकीकत में बड़ी मजबूती से आएंगे, क्योंकि परिणाम दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा तो जवाब किसको देना होगा? उन्हीं को देना होगा जो इसको लेके आ रहे हैं। तो ये जिंदगी भर के लिए अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं चलेंगे, समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि यूसीसी जो तैयार होकर सामने आए, उसका प्रारूप वो बहुत सुंदर हो और सबके फायदेमंद हो। धन्यवाद। हैप्पी न्यूज। में जिला ब्यूरो, संभागीय ब्यूरो एवं